हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज की इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका बीएससी जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें जूलॉजी का सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है, किस तरीके से एग्जामिनेशन पैटर्न। ऑलमोस्ट मुझे पता है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्लियर कर लिया है, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पैटर्न तो बहुत अच्छे से आपको पता है, लेकिन फटाफट से एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न को देखकर और फिर हम सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस के अंदर आपको जो थर्ड सेमेस्टर का आपका जूलॉजी का मैं बोल सकती हूँ सिलेबस है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और किस तरीके से अपनी तैयारी जो है वो करनी है। ठीक है, अगर बेसिक मैं बात करती हूँ एग्जामिनेशन की, तो आप सभी को पता है एग्जाम जो है वो दो लेवल पर होगा आपका। पहला लेवल हो जाएगा कॉलेज लेवल, और कॉलेज लेवल पे जो एग्जाम होता है दैट इज नोन एज द मिड टर्म एग्जाम, यानी कॉलेज लेवल पर जो आपका पेपर होगा उसे हम मिड टर्म एग्जाम के नाम से जानते हैं। मिड टर्म एग्जाम कह देते हैं जो आपका कॉलेज जो है वो ऑर्गेनाइज करवाता है। सेकंड जो आपका एग्जाम होगा वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा। सेकंड जो एग्जाम होगा वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा, और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो आपका एग्जाम होता है उसे हम एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम के नाम से जानते हैं, जो आपका सेमेस्टर के लास्ट में फाइनल एग्जाम जो है वो होता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं इसके पेपर की, तो आपको पता है एक तो आपका थ्योरी का पेपर होता है, और एक जो है थ्योरी के साथ ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है होता है, कॉलेज में होता है। आपका एग्जामिनर आते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। बेसिकली आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो रिकॉग्नाइज करनी होती हैं, और उनके रिकॉग्नाइजेशन के बाद में, यानी काफ़ी चीज़ों को पहचानने के बाद में उनके बारे में आपको थ्योरी वाला पार्ट जो है वो अपनी कॉपी के अंदर करना होता है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल में आ जाता है। अगर मैं मिड टर्म एग्जाम के मार्किंग स्कीम की बात करूं, तो आपका मिड टर्म एग्जाम जो है वो 30 नंबर का होता है, 30 मार्क्स का होता है। और आपका जो एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम होता है ये ओवरऑल आपका 120 मार्क्स का हो जाता है, यानी 120 नंबर का हो जाता है। 30 मार्क्स का आपका मिड टर्म एग्जाम रहेगा जो इस कॉलेज लेवल पर होगा, और जो फाइनल लेवल पर आपका एग्जाम होगा जो यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है दैट इज नोन एज द एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, जो आपका 120 नंबर का होगा। आपको ये याद रखना है कि थ्योरी पेपर जो मिड टर्म में होता है वो 20 मार्क्स का होता है। टोटल तो मिड टर्म का मार्क्स जो है वो 30 रहेगा, लेकिन इसमें से 20 नंबर का आपका थ्योरी पेपर रहेगा और 10 नंबर का आपका रहेगा प्रैक्टिकल पेपर। तो ओवरऑल दोनों को मिलाकर हमारा जो मिड टर्म एग्जाम जो कॉलेज लेवल पर होगा वो 30 नंबर का हो जाता है। अगर मैं एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम के थ्योरी पेपर की बात करूं, जो बहुत ही ध्यान से हमें याद रखना है, जिसके बारे में हमें तैयारी करनी है, क्योंकि 80 मार्क्स का है, बहुत बड़ा रेशो, बहुत बड़ा स्कोर आपको दिखाई दे रहा है। तो जो एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम का थ्योरी पेपर रहता है वो 80 नंबर का रहता है। और प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करूंगी तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो आपका 40 मार्क्स का हो जाता है, 40 नंबर का। कहीं ना कहीं अगर मैं दोनों के टोटल की बात करूं, तो आपका जो टोटल थ्योरी पेपर होता है वो हो जाता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। और आपका जो प्रैक्टिकल पेपर होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो आपका, वो हो जाता है आपका 50 मार्क्स का। ये तो हमने देख ली मार्किंग स्कीम। थर्ड सेमेस्टर में हो तो ऑलमोस्ट ये स्कीम आपको पता है अच्छे से, पर फिर भी एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि आपका हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट का सिलेबस 4 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 4 यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी। आपका चाहे बॉटनी का सिलेबस हो, चाहे आपका जूलॉजी का सिलेबस हो, चाहे आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो, हर सिलेबस को, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को आपके 4 यूनिट्स में या 4 इकाइयों के अंदर जो है वो बांटा गया है। और क्वेश्चन इनमें से कैसे आते हैं वो भी देख लेते हैं। आपको ये याद रखना है 4 यूनिट से टोटल आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये याद रखना है, पहले क्वेश्चन में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 10। पहले क्वेश्चन में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, नंबर रहेगा 10।
और हर क्वेश्चन रहेगा आपका 2 नंबर का, 2 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका पहले क्वेश्चन के अंदर टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो 20 मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का हो जाता है ओवरऑल मिलाकर। दूसरी बात ये याद रखनी है कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कंपल्सरी है। कंपल्सरी इन द सेंस कि इसके अंदर जो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको कोई उसमें चॉइस नहीं मिलेगी, सीधे सीधे 10 क्वेश्चन मिलेंगे। पूरे सिलेबस में से निकल के आएंगे, चारों यूनिट से मिलकर ये 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे, कोई चॉइसेस, कोई विकल्प वाली बात जो है वो यहाँ पर नहीं की जाएगी। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका यूनिट फर्स्ट से आएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका यूनिट सेकंड से आएगा, यूनिट सेकंड से आएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका यूनिट थर्ड से आएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन आपका यूनिट फोर्थ से आएगा, यूनिट फोर्थ से आएगा। 4 यूनिट में हमने बांट दिया, चारों यूनिट से आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन आपके रहते हैं ये इंटरनल चॉइस वाले रहते हैं। ये क्वेश्चन आपके इंटरनल चॉइस के रहेंगे। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या है बेटा, हर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बीच में उनके या लगा हुआ होगा। आप चाहो तो ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, आप चाहो तो नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जो बेटर तरीके से आपको क्वेश्चन आता है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से सेकंड जो क्वेश्चन है आपका उसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थर्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको अटेम्प्ट जो है वो केवल एक ही क्वेश्चन करना है। आप चाहो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में से एक एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। और याद रख लेना हर क्वेश्चन का मार्क्स जो रहेगा वो रहेगा 15 नंबर। हर क्वेश्चन के ईच क्वेश्चन बेटा कंटेन 15 मार्क्स। तो हर क्वेश्चन का 15 नंबर आपका रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन 15 नंबर का, थर्ड क्वेश्चन 15 नंबर का, फोर्थ क्वेश्चन 15 नंबर का और फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर का। तो ओवरऑल आपका थ्योरी पेपर मुझे लगता है आपको पता चल गया। 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 20 नंबर का पहला क्वेश्चन है। तो टोटल थ्योरी पेपर जो है वो आपका हो जाएगा 80 मार्क्स का। और ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। आपको ये याद रखना है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में से मिलाकर आपको 8 क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, जिसमें से केवल आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। लेकिन 4 ऐसे नहीं करने के सेकंड क्वेश्चन के दोनों कर दिए या फिर थर्ड के दोनों कर दिए। आपको हर यूनिट का एक एक क्वेश्चन जो है वो अटेंड करना है, अटेम्प्ट करना है। चलते हैं अब सिलेबस की ओर कि सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। सिलेबस में आपको पढ़ना है, पहली बात तो आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, इकोनॉमिक जूलॉजी एंड इथोलॉजी। इकोनॉमिक जूलॉजी का मतलब है आर्थिक महत्व के जंतु विज्ञान या आर्थिक महत्व जंतु विज्ञान का। जो जंतु हैं उनका आर्थिक महत्व क्या है, उनके यूजेस क्या है वो बात करेंगे। एंड इथोलॉजी का मतलब होता है प्राणी व्यवहार, है ना। एनिमल्स जो होते हैं उनका क्या बिहेवियर है वो हमें ध्यान रखना है, तो वो चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। आई होप सो ये जो पीडीएफ है वो आपको दिखाई दे रही होगी। बाकी मैं वर्बली भी बोल रही हूँ, बाकी ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। और बाकी जो मैं बोल सकती हूँ आपकी यूनिवर्सिटी साइट है वहां पर भी ये सिलेबस जो है आपको एज इट इज जो है मिल जाएगा, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहला जो दे रखा है वो है सीरीकल्चर। सीरीकल्चर का मतलब बेटा सिंपल शब्दों में रेशम कीट पालन जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, रेशम कीट पालन की बात कर रहे हैं। तो पहला हमें, क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखनी है, इकोनॉमिक जूलॉजी है, तो हमें यही देखना है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनके क्या आर्थिक महत्व है, उनको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, यही बात करेंगे। तो पहला है सीरीकल्चर, सेरिकल्चर, सीरीकल्चर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस, रेशम कीट पालन कहेंगे। हमें इसमें देखना है कि जो सिल्क, कॉटन, सिल्क मैं बोल सकती हूँ वॉर्म्स होते हैं, यानी जो रेशम के कीट होते हैं उनकी कौन कौन सी स्पीसीज होती है, इनका परपोषी पादप कौन सा होता है, होस्ट प्लांट, टाइप ऑफ सिल्क यानी सिल्क के प्रकार आपको देखने, रेशम के प्रकार देखने हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क यानी रेशम का आर्थिक महत्व देखना है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। फिर है मॉरिकल्चर। मॉरिकल्चर में आप देखोगे लाइफ साइकिल ऑफ मलबेरी सिल्क वर्म।
मॉरिकल्चर का मतलब क्या है कि कुछ सिल्क वर्म ऐसे होते हैं जो शहतूत के पादप पर, शहतूत का पादप जिसको इंग्लिश में मलबेरी प्लांट कहा जाता है, तो उसके ऊपर ग्रो करते हैं, तो वो हमें देखना है। सिल्क प्रोडक्शन देखना है, रेशम का उत्पादन देखना है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क मतलब हमने इंसेक्ट से सिल्क तो ले लिया, हमने जो हमारा इंसेक्ट था, जो सिल्क वर्म था, रेशम का कीट था, उससे सिल्क तो ऑब्टेन कर लिया, लेकिन उसको एज इट इज मार्केट में नहीं भेज सकते, तो उसकी क्या प्रोसेसिंग होती है, संसाधन क्या होता है, वो देखना है। एसोसिएटेड एनिमीज, इसके दुश्मन कौन होते हैं वो देखने हैं। डिजीजेस, इनके थ्रू कौन से डिजीज होते हैं वो देखने हैं। एंड देयर मैनेजमेंट मतलब उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है। ये हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा। सेकंड टॉपिक में आपको देखना है लाख कल्चर या लाख संवर्धन। अब लाख बनाते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, राजस्थान से बिलोंग करते हैं हम, तो लाख की बहुत अच्छा यूज है, लाख की चूड़ियां बनती है और भी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, गहने बनते हैं, लेकिन आपको चूड़ा तो अच्छे से पता होगा, तो उसका भी फॉर्मेशन कैसे लाख का कीड़ा ग्रो किया जाता है वो सब देखना है। लाइफ साइकिल ऑफ लाख इंसेक्ट यानी लाख कीट जो होता है उसका जीवन चक्र देखना है। जनरल प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट ऑफ लाख कल्टीवेशन, लाख का जो संवर्धन किया जाता है, जो उनको ग्रो किया जाता है वो देखेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ लाख यानी लाख कैसे बना रहे हैं वो देखेंगे। कंपोजिशन मतलब इसका रासायनिक संगठन क्या क्या होता है वो देखेंगे। प्रॉपर्टीज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाख यानी इसके क्या गुण होते हैं और क्या उत्पाद बनाए जाते हैं। एसोसिएटेड एनिमीज, इस लाख इंसेक्ट के भी कुछ दुश्मन होंगे वो देखने हैं। उनका डिजीज मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है वो देखेंगे। डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट मतलब उनसे कौन से रोग हो सकते हैं और उसका प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद में है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब है बेटा मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में वही सारी चीजें, स्पीसीज ऑफ डोमेस्टिकेटेड हनी बी, घरेलू जो मधुमक्खियां होती हैं उसकी जातियां। लाइफ साइकिल और ऑफ हनी बी, मधुमक्खी का जीवन चक्र। इंडिजिनस एंड आर्टिफिशियल बी हाइव्स, जो मधुमक्खी के छत्ते जो नेचुरली बनते हैं या फिर मधुमक्खी को पालन किया जाता है वो सब। मैनेजमेंट ऑफ बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन का कैसे प्रबंधन किया जा सकता है। इसके प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो कुछ उत्पाद मिल रहे होंगे जिसकी वजह से हम एपीकल्चर जो हमारा एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन है वो कर रहे हैं। एसोसिएटेड एनिमीज, इसके भी दुश्मन, और डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट यानी इसके शत्रु और उसका प्रबंधन। एपीकल्चर एंड एपिरेरी इन इंडिया, भारत के अंदर मधुमक्खी पालन जो है उसके क्या स्कोप है, क्या उसको किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है वो सब। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रॉन। प्रॉन संवर्धन। प्रॉन मतलब अभी हमने देखा था जो हमारे मैं बोल सकती हूँ एक्वेटिक, मैं बोल सकती हूँ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जलीय जीव होते हैं प्रॉन, उनका किस तरीके से कल्चर किया जाता है, संवर्धन किया जाता है वो सब। कल्चरेबल स्पीसीज, संवर्धन करने योग्य जातियां। प्रॉन हैचेरिसीज या फिर प्रॉन को जहां पर ग्रो किया जाता है उस जगह की बात कर रहे हैं। कल्चर प्रैक्टिसेस यानी इसका संवर्धन किस तरीके से किया जाएगा। प्रोडक्ट देखेंगे, इसके उत्पाद देखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ कल्चर, एसोसिएटेड डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, कौन कौन से रोग हो सकते हैं और किस तरीके से उनका प्रबंधन जो है वो किया जा सकता है। ये हमारी फर्स्ट यूनिट होती है पूरी। सेकंड यूनिट में आपको दे रखा है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, और वर्मी कल्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, केचुए की। केचुआ या फिर इंग्लिश में कहा जाएगा अर्थवॉर्म। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या पढ़ना है सेकंड यूनिट में देख लेते हैं। वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग, आपको पता है खाद वगैरह बनाते हैं हम केचुए से, तो वो सब। सुटेबल एंड नॉन सुटेबल स्पीसीज यानी सुटेबल और मैं बोल सकती हूँ नॉन सुटेबल स्पीसीज, मतलब हमारे अर्थवॉर्म की ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज होती है जिनको हम ग्रो कर सकते हैं या जिनको हम ग्रो नहीं कर सकते। कन्वेंशनल एंड कॉमर्शियल वर्मी कल्चर, कन्वेंशनल मतलब छोटे स्तर पर करेंगे, या फिर मैं बोल सकती हूँ कॉमर्शियल वर्मी कल्चर यानी बड़े स्तर पर जो है इसका मैं बोल सकती हूँ प्रबंधन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। स्मॉल एंड लार्ज स्केल वर्मी कंपोस्टिंग, ये बात मैंने आपको बता दी, वर्मी कंपोस्टिंग करेंगे, खाद बनाएंगे, कंपोस्ट बनाएंगे।
हार्वेस्टिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्मी कंपोस्टिंग, यानी वर्मी कंपोस्टिंग जब हम करते हैं तो कौन कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है वो सब हम देखेंगे। सेकंड यूनिट के अंदर पहला टॉपिक ये ही दे रखा है आपका। सेकंड यूनिट के अंदर जो आपका सेकंड टॉपिक पढ़ना है हमें, सेकंड यूनिट के अंदर जो सेकंड टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, सेकेंड यूनिट के अंदर जो सेकंड टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है पर्ल कल्चर एंड इंडस्ट्री। पर्ल मतलब मोती जो मिलते हैं पानी के अंदर मोलस्का से जो मिलते हैं उसका हमें देखना है फॉर्मेशन कैसे करते हैं। पर्ल प्रोड्यूसिंग मोलस्क, यानी ऐसे मोलस्का जो मोती का निर्माण करते हैं वो देखने हैं हमें। पर्ल फॉर्मेशन, मोती का निर्माण कैसे होता है वो देखना है। हार्वेस्टिंग देखनी है, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ पर्ल, यानी रासायनिक संगठन क्या होता है मोती का वो देखना है। उसके बाद में है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर का मतलब है मछली पालन। मछली पालन जिसको मत्स्य पालन भी आप बोलते हो। पिसिकल्चर में कल्चरेबल स्पीसीज, संवर्धन करने योग्य जातियां, एडिबल फिशेस, खाने योग्य मछलियां, सीड प्रोडक्शन, इनका किस तरीके से फॉर्मेशन किया जाता है वो देखना है। हैचेस सीरीज, या फिर जहां पर इनको हम, हैचेस सीरीज का मतलब क्या है, जहां पर इनको हम रखेंगे ग्रो करेंगे वो। फीडिंग ऑफ फिशेस, मछलियों का किस तरीके से मैं बोल सकती हूँ फीडिंग की जाती है, उनको खाना पीना किस तरीके से दिया जाता है। बाई प्रोडक्ट ऑफ फिश कल्चर, यानी फिश कल्चर में फिश तो हमें मिल ही रही है, उसके साथ में बाई प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहे हैं वो हम, जैसे फिश ऑयल वगैरह आ जाते हैं, आपको पता होगा मछलियों से तेल वगैरह प्राप्त होता है, बहुत अच्छा होता है, काफी न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें पाए जाते हैं, तो वो सब। एसोसिएटेड डिजीजेस एंड देयर मैनेजमेंट, इससे संबंधित रोग और उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं वो। उसके बाद में पोल्ट्री कीपिंग। पोल्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर हमारा मुर्गी पालन आ जाएगा। मुर्गी पालन, इंडिजिनस एंड एक्सोटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, मैं बोल सकती हूँ हमारी कहीं ना कहीं जो मुर्गियां हैं उनकी ऐसी जातियां जिनको हम पोल्ट्री में या फिर मैं बोल सकती हूँ मुर्गी पालन में काम में ले सकते हैं। हाउसिंग सिस्टम ऑफ पोल्ट्री, कैसे उनका घर बनाया जाता है। कॉमन पोल्ट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी आपको अगर मुर्गी पालन करना है तो क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें होती हैं वो सब। एसोसिएटेड डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, वही सेम चीज कि इनसे संबंधित रोग, मुर्गियों को पालने से हो सकता है कई बार जो है वो बर्ड फ्लू, जैसे आपने सुना होगा बर्ड फ्लू फैला था, तो मुर्गी पालन करने पर कौन कौन से रोग होने की संभावना रहती है, यानी उस जगह पर कौन कौन से रोग हो सकते हैं लोगों को, और कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको कौन सा डिजीज हो सकता है और उसका मैनेजमेंट या प्रबंधन किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पर देखना है। यूनिट 4 के अंदर आपको प्रोटोजोअन डिजीज देखने हैं, यानी प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज देखने हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज को पढ़ना है मलेरिया। प्रोटोजोअन डिजीज का मतलब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। मलेरिया पढ़ना है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जिसको अफ्रीकन निद्रालु रोग के नाम से जानते हैं, ट्रिप्नोसोमा करता है वो। अमोबिक डिसेंट्री, अमीबिया जो आंत्र शोध होता है वो हम पढ़ेंगे। और लेशमैनियाज जो है वो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। हेलमंथीज डिजीज देखने, प्लेटी हेलमंथीज और एसके हेलमंथीज की वजह से होने वाले रोग। आउटलाइन डिजीज कॉज्ड बाय प्लेटी हेलमंथीज एंड एसके हेलमंथीज बता दिया मैंने, जो भी प्लेटी हेलमंथीज और एसके हेलमंथीज से होने वाले डिजीज है वो पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा से होने वाले डिजीज हम देखेंगे, जैसे टिक बॉर्न डिजीज, माइट इन्फेक्शन, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, वो सब हम पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली डिजीज पढ़ने हैं आपको आर्थ्रोपोडा से, मोलस्का से, इनसे होने वाले, है ना। पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, यानी एग्रीकल्चर पेस्ट, पेस्ट का मतलब क्या है, खरपतवार वगैरह के लिए जो आप कीटनाशी बनाते हो वो बात करेंगे। स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, हाउस होल्ड पेस्ट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट मतलब कीटनाशियों का निर्माण करना है आपको और उससे कैसे हम मैनेजमेंट करते, प्रबंधन करते, वो सब पढ़ना है। फिर उसके बाद में 4th यूनिट में हमारा प्रॉपरली आ जाएगा इथोलॉजी। और इथोलॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था प्राणी व्यवहार। इथोलॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था प्राणी व्यवहार। जैसे सिंपल एक बात बोलती हूँ मैं, आपने चींटियों को चलते हुए देखा होगा। चींटियां जब चलती हैं तो चींटियां एक के पीछे एक लाइन में चलती हैं, ठीक है। तो वो उनका कहीं ना कहीं बिहेवियर है, वो उनका व्यवहार है।
इसी के बेसिस पर जैसे मैं सेकंड एग्जांपल जो है वो दूं कि भाई मधुमक्खी आपने देखा होगा, मधुमक्खी जो छत्ता होता है उसके आसपास जो है वो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट जो है वो शो करती है। उसके बेसिस पर आप उनको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो, पहचान भी सकते हो। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इथोलॉजी या प्राणी व्यवहार के अंतर्गत आते हैं, तो वही हमें देखना है। प्राणी व्यवहार इथोलॉजी में इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी यानी परिचय देखना है और उसका इतिहास देखना है। ब्रेन एंड बिहेवियर देखना है यानी मस्तिष्क और उनका व्यवहार देखना है। लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस मतलब उनका ये जो प्रॉपर इथोलॉजी में बिहेवियर और ब्रेन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, हाइपोथैलेमस पार्टिसिपेट कर रहा है, लिम्ब जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सब हमें देखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी, फिक्स्ड एक्सटर्न पैटर्न, कुछ पैटर्न देखे जाते हैं यहाँ पर अलग अलग जिससे ऑर्गेनिज्म आप एक दूसरे के व्यवहार को, क्योंकि बोल तो सकते नहीं है ऑर्गेनिज्म, तो वो कुछ ऐसे फिक्स्ड मैं बोल सकती हूँ पैटर्न दिखाते हैं, कुछ विशिष्ट मैं बोल सकती हूँ कुछ प्रणाली दिखाते हैं जिसके थ्रू वो एक दूसरे के बिहेवियर को पहचान लेते हैं, तो वही साइन, स्टिमुलस, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, मोटिवेशन, इम्प्रिंटिंग एंड लर्निंग, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। कम्युनिकेशन में मान लो कोई साउंड निकाल रहे, बोल नहीं पा रहे पर साउंड निकाल रहे, तो कम्युनिकेशन में ऑडिटरी, टैक्टाइल, विजुअल एंड केमिकल, कोई केमिकल रिलीज कर रहा है, जैसे चींटियों वाला एग्जांपल मैंने दिया था, तो चींटियां जो है वो एसिड, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती जाती हैं और उस एसिड को रिकॉग्नाइज करके बाकी की चींटियां उसी लाइन में चलती चली जाती हैं, तो वो बात हो जाएगी। सोसाइटीज आ जाएगा, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज विद स्पेशल रेफरेंस टू हनी बी एंड मंकी, दो लोगों का व्यवहार देखना है, हनी बी का और मंकी का यानी मधुमक्खी का और बंदर का। फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी जिसे कहते हैं, और एनिमल बिहेवियर, बायोलॉजिकल रिदम हमें यहाँ पर देखनी है एंड बायोलॉजिकल क्लॉक्स देखनी है। मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर यानी कुछ ऐसी विधियां जिनकी सहायता से आप जंतुओं के व्यवहार को क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो इसी के साथ में हमारा थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का जो सिलेबस है वो हमने डिस्कस किया। आपको पता है 4 यूनिट्स हमें पढ़नी है, इथोलॉजी और मैं बोल सकती हूँ बेसिकली डिजीजेस वगैरह यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। आपको ये याद रखना है कि आपकी क्लासेस जो है वो बाइलिंगुअल रहती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। और अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें प्रॉपरली हम हमारा टॉपिक वाइज यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है उससे स्टार्ट करेंगे। क्लासेस में आपको ये बात याद रखनी है कि आपके हर यूनिट का हर टॉपिक जो है वो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करवाया जाएगा, बहुत अच्छे से आपके हिंदी और इंग्लिश के नोट्स जो हैं वो रेडी करवाए जाएंगे। इसी के साथ में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।